बांग्लादेश की सभ्यता का इतिहास बेहद प्राचीन और समृद्ध रहा है। आज का पूर्वी भारत कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में सभ्यता की शुरुआत लगभग 700 ईसा पूर्व मानी जाती है। शुरुआती दौर में यहाँ की संस्कृति पर बौद्ध और हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आज भी उत्तरी बांग्लादेश में हजारों प्राचीन मंदिरों और मठों के अवशेष इस गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। 13वीं शताब्दी में मुगल व्यापारियों के माध्यम से बंगाल में इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र एशिया का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। इसी दौरान यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी तक पूरा क्षेत्र उनके नियंत्रण में आ गया। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही देश का विभाजन हुआ। एक तरफ हिंदू बहुल भारत और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल पाकिस्तान बना। इसी विभाजन के चलते बंगाल भी दो हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी हिस्सा भारत में पश्चिम बंगाल बना, जबकि पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा बना। पूर्वी पाकिस्तान में जमींदारी प्रथा और राजनीतिक उपेक्षा ने जनता को परेशान कर दिया। 1950 के दशक में विरोध शुरू हुआ, जो 1952 के भाषा आंदोलन के साथ एक बड़े जनांदोलन में बदल गया। इस संघर्ष ने बांग्ला भाषा को उसका सम्मान दिलाया, लेकिन पाकिस्तान सरकार द्वारा भेदभाव और अत्याचार बढ़ते गए। 1960 के दशक तक हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। याहिया खां की सरकार ने अवामी लीग और उसके नेताओं को दबाना शुरू किया। इसके जवाब में शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई ने भयानक रूप ले लिया। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। लगभग 10 लाख से अधिक शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। इस संकट के चलते भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में मुक्ति वाहिनी ने गुरिल्ला युद्ध के जरिए भारतीय सेना का साथ दिया। अंततः 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और लगभग 93,000 सैनिक युद्धबंदी बनाए गए। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और शेख मुजीबुर्रहमान इसके पहले राष्ट्रपति बने। 1947 भारत के विभाजन के बाद बंगाल का पूर्वी हिस्सा अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान बना। 1949 अवामी लीग की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता दिलाना था। 1966 शेख मुजीबुर्रहमान ने ऐतिहासिक 6 सूत्री आंदोलन की घोषणा की। 1970 भाम चुनाव में अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने परिणाम मानने से इनकार कर दिया, जिससे देश भर में हिंसा फैल गई। 1971 26 मार्च को शेख मुजीब ने स्वतंत्रता की घोषणा की। नया राष्ट्र बना बांग्लादेश। युद्ध के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भारत में शरणार्थी बने। 1972 शेख मुजीब प्रधानमंत्री बने और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति शुरू की, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 1974 भयंकर बाढ़ और अकाल से देश तबाह हो गया। लगभग 28,000 लोगों की मौत हुई और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। 1975 और शेख मुजीब राष्ट्रपति बने, लेकिन अगस्त में सैन्य तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई और देश में सैन्य शासन लागू हो गया। 1976 सैन्य सरकार ने ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1977 जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने और इस्लाम को संवैधानिक मान्यता दी गई। 1979 चुनाव कराए गए और सैन्य शासन समाप्त हुआ। बांग्लादेश नेशनल पार्टी सत्ता में आई। 1981 जनरल जिया की हत्या के बाद अब्दुस सत्तार राष्ट्रपति बने। 1982 एक और तख्तापलट में हुसैन मोहम्मद इरशाद सत्ता में आए और संविधान निलंबित कर दिया गया। 1983 शिक्षा में अरबी और कुरान लागू करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। 1986 चुनाव कराए गए। इरशाद विजयी रहे और संविधान बहाल किया गया। 1987 विपक्ष के विरोध के बाद देश में आपातकाल लागू किया गया।
1988 भीषण बाढ़ से 1/3 देश डूब गया, लाखों लोग बेघर हुए। 1990 भारी जन आंदोलन के बाद इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी। 1991 खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। लोकतंत्र बहाल हुआ और राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित की गई। इसी वर्ष भीषण चक्रवात में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। 1996 अवामी लीग फिर सत्ता में आई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। 1998 एक विनाशकारी बाढ़ से देश प्रभावित हुआ। मुजीब हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाई गई। 2000 पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बढ़ा। 2001 चुनाव में अवामी लीग हार गई और खालिदा जिया फिर प्रधानमंत्री बनी। 2008 भारी बहुमत के साथ शेख हसीना दोबारा सत्ता में आई। 2013 अब्दुल कादिर मुल्ला को 1971 के युद्ध अपराधों के लिए फांसी दी गई। 1971 का वर्ष दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे मुक्ति संग्राम कहा जाता है, 25 मार्च 1971 से शुरू होकर 16 दिसंबर 1971 तक चला। इसी रक्तरंजित संघर्ष के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की। 16 दिसंबर 1971 का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इसी दिन पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। भारत में इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जीत कई मायनों में अभूतपूर्व थी। भारत ने करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया, जो विश्व इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य आत्मसमर्पण घटनाओं में से एक है। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जबकि आज का पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। वर्षों से चल रहे भेदभाव, आर्थिक उपेक्षा और सांस्कृतिक दमन के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए। जब 1971 में आजादी की मांग तेज हुई, तो पाकिस्तानी सेना ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए निर्दयता की सारी हदें पार कर दी। लाखों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और अनगिनत महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। ये मानवता को झकझोर देने वाला दौर था। भारत ने एक पड़ोसी और मानवता के नाते इस अन्याय का विरोध किया और बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग छिड़ गई, जिसे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस निर्णायक युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी। इसके साथ ही दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक नए देश, बांग्लादेश, का उदय हुआ। 14 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर पाकिस्तान का गठन हुआ। उस समय यह देश दो हिस्सों में बंटा था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन एक ही देश के ये दो हिस्से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से बिल्कुल अलग थे। पूर्वी पाकिस्तान संसाधनों के मामले में अधिक समृद्ध था, लेकिन सत्ता और राजनीति पर पूरी पकड़ पश्चिमी पाकिस्तान की थी। यही असमानता धीरे धीरे असंतोष में बदल गई और अंततः 1971 में बांग्लादेश के जंग का कारण बनी। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच और मुहाजिर समुदाय का प्रभाव था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषी लोगों का बहुमत था। इसके बावजूद पूर्वी हिस्से को सत्ता में कभी भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये राजनीतिक उपेक्षा लोगों के गुस्से को लगातार बढ़ाती रही। इस असंतोष को आवाज देने के लिए शेख मुजीबुर्रहमान ने अवामी लीग की स्थापना की और पाकिस्तान के भीतर ही अधिक स्वायत्तता की मांग उठाई। 1970 के आम चुनाव में अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में ऐतिहासिक जीत हासिल की और संसद में बहुमत भी पाया। लेकिन सत्ता सौंपने के बजाय शेख मुजीब को जेल में डाल दिया गया। यही वह पल था जब पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी गई। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान थे। उन्होंने स्थिति संभालने के लिए टिक्का खान को जिम्मेदारी दी, लेकिन हालात सुधारने के बजाय दमन और बल प्रयोग का रास्ता अपनाया गया।
25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में सेना और पुलिस द्वारा भीषण नरसंहार किया गया। इस क्रूर कार्रवाई ने हालात को और भी भयावह बना दिया। पाकिस्तानी सेना में मौजूद पूर्वी क्षेत्र के सैनिकों और आम जनता में गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने मुक्ति वाहिनी का गठन कर दिया। निर्दोष और निहत्थे लोगों पर अत्याचार लगातार बढ़ते गए, जिससे लाखों लोग अपने घर छोड़कर भारत की ओर पलायन करने लगे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बार बार अपील की, लेकिन जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1971 में मुक्ति वाहिनी का समर्थन करने और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। यही निर्णय आगे चलकर 1971 के युद्ध और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के जन्म का कारण बना। बांग्लादेश बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय नेताओं और धार्मिक चरमपंथियों के साथ मिलकर मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया। 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट इस क्रूर अभियान की शुरुआत था, जिसका उद्देश्य आजादी की मांग को किसी भी कीमत पर कुचलना था। इसके बाद पूरे पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा, अत्याचार और नरसंहार का दौर शुरू हो गया। गांव के गांव उजाड़ दिए गए, निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार दिया गया और महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। ये इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। बांग्लादेश सरकार के अनुसार इस दौरान करीब 30 लाख लोग मारे गए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा गठित हमूदुर रहमान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केवल लगभग 26,000 आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा दिया। इन अलग अलग आंकड़ों के बीच सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये तय है कि 1971 का ये दौर मानव इतिहास के सबसे दर्दनाक और भयावह घटनाओं में से एक था। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की आजादी के सबसे बड़े नायकों में से एक थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। इसी योगदान के कारण उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है और प्यार से बंग बंधु की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है बंगाल का मित्र। अवामी लीग के प्रमुख नेता के रूप में शेख मुजीब ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद वे देश के पहले राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा का अंत बेहद दुखद रहा। 1975 में उनके सरकारी आवास पर सेना के कुछ जूनियर अधिकारियों और राजनीतिक साजिशकर्ताओं ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। उस समय उनकी दोनों बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना तत्कालीन पश्चिम जर्मनी की यात्रा पर थी, जिसकी वजह से वे इस हमले से बच गई। शेख मुजीब की हत्या ने बांग्लादेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और देश एक लंबे राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर गया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की आजादी के सबसे बड़े नायकों में से एक थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। इसी योगदान के कारण उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है और प्यार से बंग बंधु की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है बंगाल का मित्र। अवामी लीग के प्रमुख नेता के रूप में शेख मुजीब ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद वे देश के पहले राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा का अंत बेहद दुखद रहा। 1975 में उनके सरकारी आवास पर सेना के कुछ जूनियर अधिकारियों और राजनीतिक साजिशकर्ताओं ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। उस समय उनकी दोनों बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना तत्कालीन पश्चिम जर्मनी की यात्रा पर थी, जिसकी वजह से वे इस हमले से बच गई। शेख मुजीब की हत्या ने बांग्लादेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया और देश एक लंबे राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर गया। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तान सेना के अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। यह सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की चाह रखने वाले लोगों की आवाज बन चुका था।
1969 में अयूब खान के शासन के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष तेजी से बढ़ने लगा। यह आंदोलन 1970 तक अपने चरम पर पहुंच गया, जब शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में लोगों ने अपने अधिकारों और आजादी के लिए खुलकर आवाज उठाई। इसी संघर्ष के बीच मुक्ति वाहिनी का जन्म हुआ। ये एक छापामार गुरिल्ला संगठन था, जिसने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बेहद साहस और रणनीति के साथ युद्ध लड़ा। सीमित संसाधनों के बावजूद इन योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। मुक्ति वाहिनी को भारत की सेना का समर्थन मिला, जिसने इस संघर्ष को और मजबूत बना दिया। भारतीय सेना की मदद और मुक्ति वाहिनी के साहसिक प्रयासों ने मिलकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह दौर पूर्वी पाकिस्तान के लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन इसी संघर्ष ने एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान सेना के इशारे पर रजाकार, अलशम्स और अलबद्र जैसे संगठनों ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषी लोगों, चाहे वे अल्पसंख्यक हो या मुस्लिम, पर भयानक अत्याचार किए। इन संगठनों ने मानवाधिकारों की सारी सीमाएं पार कर दी और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। इन अमानवीय अत्याचारों के प्रमाण आज भी बांग्लादेश में जगह जगह पाई जाने वाली सामूहिक कब्रों के रूप में मौजूद है। 1971 के नरसंहार के बाद पूरे पूर्वी पाकिस्तान में हजारों सामूहिक कब्रें बनाई गई। समय समय पर इन कब्रों का पता चलता रहा है। 1999 में ढाका में एक मस्जिद के पास एक विशाल सामूहिक कब्र की खोज ने उस दर्दनाक इतिहास को फिर से उजागर कर दिया। बंगालियों पर हुए इन अत्याचारों की पुष्टि उस समय अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास द्वारा भेजे गए टेलीग्राम से भी होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की पहली ही रात ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों और आम नागरिकों को बेरहमी से मार दिया गया। जिन इलाकों में विरोध की आशंका थी, वहां योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार किए गए। लोगों को उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाला गया और गोलियों से भून दिया गया। ये सब सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा अपराध है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं सामने आई। इस दौरान लाखों महिलाओं के साथ अत्याचार, हिंसा और हत्या की गई। कई रिपोर्टों और अनुमानों के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाओं को जबरन यौन हिंसा का शिकार बनाया गया, उन्हें कैंपों में बंद रखा गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। ढाका के सैन्य कैंपों में भी महिलाओं को कैद करके रखा गया, जहां उन्हें लगातार यातनाएं झेलनी पड़ी। ये सब उस दौर की भयावहता को दर्शाता है, जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। इन अत्याचारों और हिंसा के कारण आम जनता में डर और असुरक्षा इतनी बढ़ गई कि लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अलग अलग अनुमानों के अनुसार लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोग पड़ोसी देश भारत में शरण लेने के लिए पहुंच गए। इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से भारत पर भारी सामाजिक और आर्थिक दबाव पड़ा। यही एक बड़ा कारण था कि भारत ने इस संकट में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। 1971 का ये दौर सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि मानवता के खिलाफ हुए अपराधों का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया।